हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आप लोगों को कक्षा 10 की विज्ञान के पाठ एक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बता रहा हूं और जिसका कि मैं आज आपको पार्ट 3 बताऊंगा। कौन सा पार्ट बताऊंगा? पार्ट 3 बताऊंगा। इसके पहले के मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं अपने। ये मेरा पहला पार्ट है और ये मेरा पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या शामिल होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बताई थी वह समीकरण को संतुलित करना, और बहुत ही आसान विधि से मैंने आपको समीकरण संतुलित करना बताया था। इसके बाद में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज भी दी थी, जो कि एक्सरसाइज बहुत से बच्चे लोगों ने किया है। तो जिन लोगों का ये टॉपिक छूट गया है वो मेरे पुराने वीडियो जो मेरी प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, उस प्लेलिस्ट पर जा करके वो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल राहुल परमहंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो आपको जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो मैं जो आज अब रासायनिक अभिक्रिया के जो बाद में जो मैं अपना जो अगला टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्वालिटीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो हमारी कई प्रकार की होती, लगभग 5 या 6 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इनके जो टॉपिक हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, जिसमें कि सबसे जो पहला हमारा है वो है संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है। इसके बाद में जो मैं आपको बताऊंगा पहला, जैसे कि ये अभी जो है संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद में आता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। फिर जो तीसरा होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और जो पांचवी है वो होती है हमारी उपचयन एवं अपचयन। तो इनके बारे में मैं आपको एक एक करके पूरा सब क्लियर बताऊंगा। तो मैं आज अपना पहला जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और हर एक बिंदु पर गौर करिएगा। जहां पर आपको समझ में न आए उस जगह आप वीडियो को फिर से तुरंत प्ले बैक करिएगा और फिर से उसको पुनः देखिएगा। ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं। जैसा कि मैं पहले से लिख चुका हूं, संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल और एकदम शॉर्ट में है कि इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको अपने इनमें बता दिया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो इसमें जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो सारे अभिकारक होते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर जो नए पदार्थ बनते हैं वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के, तो हम क्या इसका जो एग्जाम्पल बनाएंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास में 2 अभिकारक हैं। मान लेते हैं एक हमारा A और दूसरा हमारा B, ये हमारे क्या है, अभिकारक। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये कैसा एग्जाम्पल बनेगा, A प्लस B, ये हमारे
2 हो गए, या हम प्लस सी भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 2 अभिकारक लिख लिए और इनकी जो हम अभिक्रिया करा देंगे तो इनकी अभिक्रिया कराने से जो हमारा उत्पाद बनेगा वो केवल एक ही बनना चाहिए, ये नहीं कि इधर भी 2 हो, ठीक है। तो ए और बी का जब हमने संयोग किया तो हमको एक उत्पाद प्राप्त हुआ, यानी कि वो हुआ हमारा सी हुआ, ठीक है। तो ये जो एक एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारी जो रिएक्शन है ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये जो हमारी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ये तो केवल समझाने के लिए था कि 2 हमने अभिकारक लिए और उनसे हम एक उत्पाद। अब इसका एग्जाम्पल से कहते हैं कोयले का दहन, यदि हम कोयले को जलाएं तो आपको पता है कोयला को जलाने से क्या उत्पन्न होता है, धुआं, यानी कि कोयला कालिक कार्बन उत्पन्न होता है। अब जो कोयला जलता है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी चीज़ यदि हम जलाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति पर ही बहुत सी चीज़ें जलती हैं। तो हम यहाँ पर पूर्ण रूप से समीकरण लिखेंगे, जो कार्बन होता है तो कार्बन को जब हम, कार्बन का रासायनिक सूत्र क्या होता है C, ये हो गया C प्लस, अब हमारा प्लस किसकी उपस्थिति में जल रहा है कार्बन, ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि O2। तो ये जो अभिक्रिया होगी हमारी, उस अभिक्रिया में हमारा उत्पाद कितना होना चाहिए, एक उत्पाद होना चाहिए। और यहाँ हमारे अभिकारक कितने हो गए, एक ये, तो टोटल कितने अभिकारक हो गए, 2 अभिकारक। तो उत्पाद हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये हो गया हमारा, ठीक है। समीकरण बैलेंस है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2। अभी ये पूर्ण रूप से बैलेंस नहीं है, पूर्ण रूप से बैलेंस के लिए हमको इनकी अवस्थाएं दिखानी पड़ेंगी। तो कार्बन क्या है, कार्बन हमारा सॉलिड होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं S। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये भी एक गैस होती है। तो इस प्रकार से ऐसी अभिक्रिया जो है वो क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जल का निर्माण, ठीक है। तो जल का निर्माण हमको पता है कि जो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, और ये क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है, ठीक है। तो अब ये किन किन से मिलकर के बना है, तो ये H यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर के बना है। तो कितने अभिकारक मिले, 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे H2 प्लस O2 गिव्स क्या बन गया, H2O, ठीक है। अब ये तो हमारा बन गया। अब देखिए ये H2 क्या है, गैस है, तो इसके आगे हमने G लिख दिया। ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है, गैस। और H2 क्या है, लिक्विड है, तो इसके आगे हमने L लिख दिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब ये अभी पूर्ण समीकरण नहीं है, अब हमको इसको बैलेंस भी करना है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन के 2 नहीं हैं। तो इसके लिए जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको जो मैंने नियम बताया है समीकरण बैलेंस करने के लिए, उस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे, ठीक है, तो 2 दूनाई 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और यहाँ भी हम कितने गुणा करा देंगे, 2 का गुणा करा देंगे, तो 2 दूनाई 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से अब ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। यह समीकरण हमारा संतुलित है। और यही दोनों एग्जाम्पल यदि आपका पेपर में आ जाए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे, मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो जरूर लंबा हो रहा है लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है कि जो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, ये अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से मिलकर के
एक उत्पाद बनाते हैं वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कौन सा संयोजन अभिक्रिया। अब मैं अपना दूसरा बताऊंगा कौन सा वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा जो YouTube चैनल है इसको सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड होते रहें और वीडियो को पूरा इत्मीनान से देख करके समझिए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ वियोजन अभिक्रिया की। ठीक है, तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है जैसा कि इसकी डेफिनेशन पर लिखा हुआ है कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे ये दो थे तो उत्पाद एक था। अब इधर क्या होगा, अभिकारक एक होगा तो उत्पाद दो होंगे। यानी कि इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए केवल एक अभिकारक मिल करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे, यानी कि बी प्लस सी। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो होती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ज़्यादा कठिन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए बता रहा हूँ कि एक अभिकारक टूटकर, देखिए यहाँ पर ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये केवल एक अभिकारक है। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, तो यहाँ पे हमने केवल दो ही लिए हैं। ठीक है, दो उत्पाद हमारे बना रहे हैं, यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए तो यह जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वह तीन प्रकार से होती हैं। नंबर एक होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन मतलब कि इसमें हम किसी अभिकारक को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है कि इस अभिकारक पे हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, यानी कि करंट देते हैं, तो वो वियोजन, आप करंट देने पर जब वो अलग अलग होते हैं तो वो वैद्युत वियोजन कहलाते हैं। प्रकाशीय वियोजन में क्या है कि इस प्रकाशीय, अब आपको पता है प्रकाश किसमें होता है, तो अभिक्रिया के लिए हमको जो प्रकाश का जिक्र होगा वो होगा किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, जो अभिकारक टूटकर दो उत्पादों में बदल जाते हैं वो प्रकाशीय वियोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको भी मैं आपको एक एक करके पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप उनको अच्छी तरह से समझिए। इसके पहले मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई, वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी और आप कोई भी एग्जाम्पल देख करके उसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन में तो सबसे पहले इसका मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ऊष्मीय जो वियोजन होता है वो क्या होता है कि अभिकारक का, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक का ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा बोले तो गर्मी, अभिकारक का ऊष्मा या गर्मी द्वारा किया गया वियोजन मतलब अलग होना, उसको खंडित करना। जैसे कि हमारे पास में एक पदार्थ, जैसे ये पेन है, अब मैं कह दूं कि
इसका मैंने बल द्वारा क्या कर दिया, वियोजन कर दिया तो बल द्वारा वियोजन करने का मतलब ये हुआ कि इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है। और जब मैंने इसको तोड़ दिया तो ये दो भागों में बट गया, तो इसका क्या हो जाएगा, वियोजन। तो ठीक उसी प्रकार है कि अभिकारक पर हम ऊष्मा दे दें और ऊष्मा या गर्मी द्वारा इसका हम क्या कर दें, इसके द्वारा किया गया वियोजन, कौन सा वियोजन कहलाता है, किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन, ठीक है। आप लोग लिखते भी जाइएगा, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी, बिल्कुल छोटी सी डिफिनीशन है कि अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हम इसका क्या ले लें, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि होता है हमारा CaCO3, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, केवल एक अभिकारक है। अब इसको हम क्या कर दें, ऊष्मा प्रदान करें, ठीक है। तो ये हमने इस पर प्रदान की ऊष्मा, यानी कि इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो यह दो उत्पादों में टूट जाता है, यानी कि इस दो उत्पादों में एक होता है हमारा CaO, फार्मूले मैंने आपको पहले ही भेज दिए थे, फार्मूले याद रखें, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। अब हमको पता है इस कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ठोस होता है, इस वजह से क्या है, सॉलिड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार की गैस है। तो ये हमारा जो वियोजन हुआ, ये कौन सा वियोजन कहलाया, ऊष्मीय वियोजन कहलाया, ठीक है। इसके बाद में अब जो अगला आता है हमारा, वो है वैद्युत वियोजन, ठीक है। तो आप लोग अगली जो हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत वियोजन। तो देखिए वैद्युत वियोजन, ये हमारा पेज नंबर 3 था, ये हमारा पेज नंबर 4 है। तो वैद्युत वियोजन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विद्युत के प्रवाहित करने से अभिकारक का टूटना, यानी अभिकारक का दो भागों में बंटना या दो उत्पादों में बंटना ही क्या कहलाता है, वैद्युत वियोजन कहलाता है। तो इसमें भी आप लिख लेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण, ठीक है, क्या लिखेंगे, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। बिल्कुल सरल डेफिनेशन है कि वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन है। जैसे कि हम क्या कर लें, इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमने ले लिया H2O, ये क्या है, जल है, क्या होता है, लिक्विड होता है। इस जल को हम किसी बर्तन पर या किसी प्लास्टिक के बर्तन पर डाल करके इस पर वैद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, यानी कि करंट के दो तार हम इस पर डाल दें, तो क्या होगा, ये दो गैसों में बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर अभिकारक था एक,
लेकिन जो इसके उत्पाद हैं वे 2 हो जाएंगे। किसमें किसमें? H2 और प्लस O2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? H2 गैस, O2 क्या है? गैस, और ये क्या है? लिक्विड। अब बैलेंसिंग के लिए देख लीजिए H2O और यहाँ पे H2O, तो इसका जो बैलेंसिंग अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था तो सेम वही हो जाएगा कि यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2H2O प्लस 2H2O और वैद्युत धारा का प्रवाह किया तो इसका वियोजन हो गया और इससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है। तो जो ऐसा वियोजन है वो वियोजन हमारा वैद्युत वियोजन कहलाता है। इसके बाद में जो हमारा वियोजन अपक्रिया का जो तीसरा पॉइंट है, वियोजन अपक्रिया का तीसरा पॉइंट वो है प्रकाशीय वियोजन। इसमें हम किसमें अलग करेंगे? अभिकारक को उत्पाद कैसे बनाएंगे? अभिकारक का सूर्य के प्रकाश द्वारा इसका उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम अगली जो डेफिनेशन लिखते हैं वो लिखेंगे प्रकाशीय वियोजन। तो स्टूडेंट्स अब ये प्रकाशीय वियोजन है सीधा सी, जैसे कि आपने 2 पढ़े, कौन कौन से पढ़े? ऊष्मी और वैद्युत वियोजन। तो इसका भी क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। वियोजन मतलब अलग होना, टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी डिफिनेशन हम लिख लेंगे कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। आपको पता है सिल्वर क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एग्जाम्पल AgCl। ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देते हैं, ठीक है, किसमें? सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में जब हम इसको रखते हैं तो इससे 2 चीज प्राप्त होते हैं। पहला सिल्वर, यानी कि इससे सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा और सिल्वर के साथ साथ इससे जो है क्लोरीन जो क्या है? गैस है, वो निकलने लगेगी। ठीक है, सिल्वर ठोस होती है, ऐसा हो गया, ये भी ठोस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रकाशीय वियोजन का एग्जाम्पल है। AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो देखिए AgCl हमारा अभिकारक है, ये एक अभिकारक है। अब Ag प्लस Cl ये हमारे 2 उत्पाद बन रहे हैं ना, तो एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पादों में बट गया। तो इस प्रकार से हमारा वियोजन अभिक्रिया हो गई। और वियोजन अभिक्रिया का कौन सा पार्ट हुआ? ये किसमें इसका वियोजन हुआ? सूर्य के प्रकाश में वियोजन हुआ। तो जब सूर्य के प्रकाश में वियोजन हुआ तो इसको हम कौन सा वियोजन कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन कहेंगे इसको। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। अब देखिए
इसमें हमको एक चीज करना है, बैलेंस अभी ये नहीं है, तो इसको यदि हम बैलेंस करें तो देखिए बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, AgCl, AgCl बैलेंस है, ऑलरेडी ये बैलेंस है, लेकिन ये क्लोरीन क्या है, गैस है, तो ये होता है Cl2 होता है। तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो गई, अब यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया, तो क्लोरीन हमको 2 करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा करा देंगे, तो क्लोरीन 2 हो गया, और क्लोरीन 2 होने के साथ साथ में Ag सिल्वर भी हमारा 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिल्वर में भी 2 का गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार से अब ये हमारा बिल्कुल पूर्ण रूप से संतुलित और शुद्ध समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रकाशीय वियोजन है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्यों है, कभी कभी पूछा जाता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो श्याम श्वेत अभिक्रिया है, या सॉरी श्याम श्वेत फोटोग्राफी है, इस फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं इस पर 1 स्टार नहीं डबल स्टार लगा करके इस नोट्स को लिखे देता हूं कि इस, ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। बहुत ही ध्यान से आप देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये श्याम श्वेत, ठीक है, ये जो अब ये यहाँ पे श्याम श्वेत कहाँ से आ गया, श्याम श्वेत, तो देखिए श्याम, आपको पता है श्याम जी किसको बोलते हैं, कृष्ण जी को, और कृष्ण जी कैसे थे, सांवले थे, यानी कि काले। ठीक है, और श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा पता होने लगा कि जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब आपको क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ें मिस नहीं करनी, संयोजन अभिक्रिया जो कि मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया, इसके बाद में वियोजन अभिक्रिया वो भी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया, इसके बाद में प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन मैंने आपको बता दिया, ऊष्मीय वियोजन के बाद में मैंने आपको वैद्युत वियोजन बता दिया, वैद्युत वियोजन के बाद में मैंने आपको प्रकाशीय वियोजन ये भी बता दिया। मैं आपसे एक एक करके इनके बारे में पूछूंगा। अब इसके बाद में जो इसका पूरा पढ़ाने के बाद में सबसे बड़ा जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अब जो हमारा दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हुआ वियोजन। ठीक है, ये हमारा पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा हुआ वियोजन, इसके हमने प्रकार पढ़े। ठीक है, अब हम जो तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे वो तीसरी अभिक्रिया कौन सी होगी, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन
अभिक्रिया। ठीक है, अब ये मेरी तीसरी अभिक्रियाओं के प्रकार में ये मेरी तीसरी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन। मान लीजिए कि ये मेरे 2 पेन हैं। ठीक है, अब ये पेन अभी ऐसे हैं, कोई इनमें ऐसी कोई कुछ हो जाए कि ये इधर और ये इधर आ जाए। देखिए अब इनका क्या हो गया, चेंज हो गए, ये विस्थापित हो गए। तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है कुछ ऐसी ही होती है कि ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ये पेन ज़्यादा मोटा ताज़ा है, ये पेन ज़्यादा पतला है, तो जाहिर सी बात है कि ये इससे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अभी ये क्या था, फर्स्ट नंबर पे था, ये क्या है, सेकंड नंबर पे था। तो अब ये क्योंकि ये अधिक इससे ज़्यादा हट्टा कट्टा दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये इसको हरा सकता है। तो क्या करेगा, ये अपने आगे इसको होने में थोड़ा सा वो लगता है, तो क्या करेगा, इसको हटा करके इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, और फिर ये तो बेचारा वैसे पतला है, ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारी विस्थापन अभिक्रिया इसी प्रकार से होती है कि इसमें जो होता है अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील के तत्व के यौगिक को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। और ऐसे ही अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसकी मैं डिफिनेशन लिखता हूँ पहले, उसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। वे अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से डिफिनीशन बहुत छोटी छोटी में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ताकि ये आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। इसको क्रम वाइज पूरा टाइम टू टाइम इनको आपको याद करते रहना है। क्या लिखा है इसमें कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो वे अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर हम ले सकते हैं कि एग्जाम्पल हमने लिया Fe लोहा। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है CuSO4। लोहा जो है वो आपका क्या होता है, ठोस होता है, हमने S लिख दिया। कॉपर सल्फेट एक प्रकार का जलीय विलयन है, तो Aq लिख दिया। इसके बाद में जब इसकी अभिक्रिया हुई, ठीक है, इसकी अभिक्रिया होने पर यह फेरस सल्फेट यानी कि लोहे का सल्फेट FeSO4 में बदल जाए। ठीक है, ये क्या है, जलीय विलयन Aq, और कॉपर Cu ये हो गया। ये क्या है, कॉपर क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, आपको
समीकरण में जो सूत्र, वैसे तो मैंने आपको लिखा दिए, याद रखिए यदि आपने नहीं याद तो ये जो है वो मैं लिखे देता हूँ। ये क्या है? लोहा। ठीक है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये क्या है? लोहे का सल्फेट या फेरस सल्फेट। इसको हम लोहे का सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? कॉपर। ठीक है, ये हो गया। अब इस अपक्रिया में आपको देखना है, देखिए ये जो लोहा है, लोहा, और यहाँ पे एक जो ठोस है वो क्या है? कॉपर है। ठीक है, और ये SO4 ये क्या है? विलयन है। तो जो लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जो हमारा जो ये लोहा है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा? जो इसके सल्फेट को है, इस ये कमजोर होने की वजह से इसके सल्फेट को अपने पास में मिला लेगा ये, और इसको अलग कर देगा। जैसे कि मैंने आपको इस मोटे ताजे पेन में और इस पतले पेन में बताया था कि यदि ये पतला पेन मोटे ताजे पेन से अलग है तो इसको क्या करेगा? इसको पीछे करके खुद अपने आगे हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये जो है ये अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर, दोनों हैं तो ठोस धातु है, लेकिन कॉपर से लोहा जो है अधिक क्रियाशील होता है। तो ये इसके जो सल्फेट को, जो इसका जो विलयन, सल्फेट विलयन को अपने में क्रियाशील कर लेता है और इसको अलग कर देता है। तो जो इसका SO4 है वो इसके साथ में क्रिया कर गया, यानी कि FeSO4। जाहिर सी बात है कि एक जो राजा है वो बहुत ही बलवान है और दूसरा राजा है वो कम बलवान है। तो जो उसके जो सैनिक होंगे, तो सैनिक क्या सोचेंगे कि हम बलवान, हम वो तो सोचेंगे हम बलवान राजा के साथ में रहे ना, ताकि उनका नाश जल्दी से ना हो। तो ये जो सल्फेट जो था ये Fe के साथ में आ जाएगा, तो FeSO4 हो गया, और कॉपर बेचारा जो कि कम क्रियाशील था तो ये अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम इसके बाद में द्विविस्थापन अभिक्रिया बताऊंगा, जो कि मैं आपको अपने अगले टॉपिक में ये सारे अभिक्रियाओं के प्रकार को मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि हमारी विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं, इसमें से लाओ मैं आपको बता ही देता हूँ आज। द्विविस्थापन अभिक्रिया ये हमारी तीसरी थी। अब हमारी जो चौथी अभिक्रिया होगी वो होगी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है ये भी विस्थापन अभिक्रिया के ही जैसा है, लेकिन आपको विस्थापन अभिक्रिया में देखना है कि जो एक ही तत्व क्या करता है? विस्थापित करता है। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होंगे कि यहाँ से दो तत्व होंगे, अब बराबरी की टक्कर होगी। कहता है कि तूने मेरा ले लिया तो मैं तेरा ले लूँगा। तो यानी यहाँ पर इसका जो आयन होगा इसके साथ चला जाएगा और इसका जो आयन होगा इसके साथ चला जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आपको लिखना है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी अभिक्रिया है। तो आपको इसमें लिखना है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों, किसका? उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों, अब ये जो आयन होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है,
यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमको समझ में आएगा कि द्विविस्थापन अपक्रिया में, जैसे कि हमने एक ले लिया सोडियम सल्फेट और एक ले लिया बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट का जो सूत्र होता है Na2SO4। ठीक है, ये हमारा जलीय विलयन है यानी कि AQ। ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड, इसका जो फार्मूला होता है BaCl2, ये भी हमारा जलीय विलयन है, AQ कर दिया। ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा। अब देखिए, इस पे क्या है सल्फेट, इस पे क्या है क्लोराइड। ठीक है, तो अब इनके ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो कहता है कि मैं तुझसे कम नहीं और तू मुझसे कम नहीं। तो इसका वाला, जब ये इसका वाला, ये क्लोराइड इसका छीन लेगा तो ये इसका सल्फेट छीन लेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि क्या बन जाएगा, ये Ba के साथ में SO4 लग जाएगा और इसके साथ में Ba के साथ में SO4, तो Na के साथ में Cl लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा BaSO4, जो कि क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है, और इसके साथ में NaCl, जिसको कि हम नमक बोलते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, ठोस होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से इनके आयनों का आदान प्रदान हो गया। ठीक है, SO4 वाला इसके साथ में हो गया और Cl2 वाला इसके साथ में आ गया। तो इस प्रकार से दुई, दुई का मतलब दो, तो ये हो गई द्विविस्थापन अपक्रिया। अब हम बात करते हैं समीकरण को बैलेंस करने की। तो देखिए, यहाँ Na2 है यानी सोडियम के दो हैं, इधर सोडियम का एक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे, तो 2Na और Cl 2 हो गए, 2Na 2 हो गए और Cl यहाँ 2 है। ठीक है, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, SO4 सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, यानी समीकरण ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ये हम क्या देखेंगे कि ये जो फार्मूले आ रहे हैं, वैसे फार्मूले आपको मैंने लिखाए थे, लेकिन उसके बाद भी यदि जो फार्मूले आते हैं तो उसके नीचे मैं उनका नाम जरूर लिख देता हूं। जैसे कि Na2SO4 क्या है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, ये जरूर याद करते जाइएगा। फिर ये क्या है, बेरियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट, और 2NaCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इनमें जो इनके आयनों का जो आदान प्रदान हुआ है वो कैसे हुआ, देखिए, जैसे कि Ba और SO4। ठीक है, तो अब जैसे कि इसके साथ में ये क्रिया कर लिया, तो जो Ba पर जो हमारा जो बेरियम होता है, ये बेरियम पर 2 आयन जो होते हैं ये अधिक होते हैं, तो इस वजह से इसमें हमने +2 कर दिया। अब ये किसके साथ क्रिया किया, सल्फेट के साथ में, तो जो SO4 पर जो आयन होते हैं, SO4 पर इसमें 2 आयन कम होते हैं, तो इसको हम 2 नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब इनकी अपक्रिया होगी तो इसमें 2 अधिक थे, इसमें 2 कम थे, तो जो अधिक वाले हैं कम वाले की पूर्ति कर दिए, तो इनका काम खत्म, इसका वाला इसमें आ गया, ये जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। तो इस प्रकार से ये BaSO4 बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हो जाता है।
तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। इसके बाद में हम जिक्र करेंगे कि जो बेरियम सल्फेट होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो यदि हम कोई बर्तन ले लें, ठीक है, बर्तन ले लें और इसमें जल डाल दें, ठीक है, तो जो बेरियम सल्फेट होगा इसमें जल में अभिलेय होता है, ठीक है, सफ़ेद अभिलेय का अवक्षेप बनाता है। यानी कि यदि इसमें हम बेरियम सल्फेट डालेंगे तो ये नीचे इसकी तली पर वाइट वाइट जैसा बैठ जाता है। ठीक है, तो ये होता है बेरियम सल्फेट। तो इसको आप चाहे तो आप नोट्स पॉइंट बना करके इसको आप लिख भी सकते हैं कि बेरियम सल्फेट BaSO4 का सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, ये चाहे तो आप लिख लें और चाहे तो आप इसको छोड़ दें, तो मैं लिखे देता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ हमको हाई स्कूल में छोड़नी नहीं है, हमको हर चीज़ को पढ़ करके चलना है। तो जो बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, ये जो है बेरियम सल्फेट के सफ़ेद व अविलेय, अविलेय का मतलब आप जानते हैं जो जल में भी घुल नहीं सकता, अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। कब निर्माण होता है? जब बेरियम के दो आयन इसके इस आयनों को पूरा करते हैं तो इसके सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जल में इसका जो अवक्षेप बनेगा सफ़ेद सफ़ेद यहाँ इसकी तली में बैठ जाएगा, क्या है, BaSO4 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपना टॉपिक पूरा कर दिया है। अभी और भी है हमारे पास में, मेरा वीडियो लगभग 1 घंटे का हो चुका है। तो अब मैं यहीं पर अपना आज का टॉपिक बंद करता हूँ। कल मैं आपको अपने पूरे जो भी है रासायनिक प्रक्रियाओं के प्रकार, ये सब आपको पूरी तरह से बता दूंगा। आप लोग थोड़ा पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें और हर चीज़ को कवर करते हुए चलें। जैसे कि मैंने यहाँ रासायनिक प्रक्रियाओं में बताया सब कुछ। ये हमारा पेज 3 था, पेज 4। अभी तक मैंने हाई स्कूल में पूरे 4 पार्ट बता दिए, 4 पेज तक की मैंने साइंस आपको लिखवा दी है। अपने पेज की बात कर रहा हूँ मैं, अब आपके पेज में कितने पेज तक की साइंस हो गई हो ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो हर एक चीज़ को लिखते हुए चलिए। अपक्रियाओं में संयोजन अपक्रिया मैंने आपको बताई, इसके बाद मैंने वियोजन अपक्रिया के प्रकार, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। इसके बाद में ऊष्मीय वियोजन को अलग करके बताया, वैद्युत वियोजन को अलग करके बताया, प्रकाशीय वियोजन जो कि मैंने इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में बताया, इसका उपयोग बताया जो कि और इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद में फिर तीसरी अपक्रिया प्रकार विस्थापन अपक्रिया बताया, उसमें किस प्रकार से तत्व विस्थापित हुए कम क्रियाशील तत्व ज़्यादा क्रियाशील तत्व से। इसके बाद में द्विविस्थापन अपक्रिया बताई, उसका एग्जाम्पल बता दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ याद करनी है। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो साइंस होती है वो याद करने पर नहीं चलती। ठीक है, साइंस हमारी हमेशा जो होती है वो समझ करके उसको याद पढ़ा जाता है, हर चीज़ को आप समझते हुए चलें। तो मैंने आपको आज के अपने 50 मिनट के इस वीडियो में पढ़ाया तो केवल एक ही पेज, लेकिन क्योंकि ये केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री पार्ट यदि मैं आपको समझाऊंगा नहीं तो आपके समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को मैंने कवर करते हुए आपको बताया है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल, जो कि मेरा YouTube चैनल आप सभी को पता है बच्चों, मेरा YouTube चैनल क्या है, राहुल परम हंस। जब आप YouTube के होम पेज पर जा करके RAHUL एक स्पेस दे करके PARAMHANS को जब आप लिख करके जब आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल पूरी तरह से आपके उसमें ओपन हो जाएगा और आप उस पर उसके नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें
ताकि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप मेरे द्वारा दिए गए सारे लेक्चर क्लासों का बहुत ही अच्छे से समझ करके उनके नोट्स बना सकें। ठीक है, तो मैं आपको केवल आज वर्क अलग से करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल आपको यही दे रहा हूँ कि आप इनके नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद में इनको पूरी तरह से याद करके रखें। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना अब आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको अभिक्रिया के प्रकार का 5वां प्रकार बताऊँगा। इसके बाद में ये पाठ हमारा बहुत जल्दी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद में हम अगले पाठ की फिर शुरुआत करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस लॉकडाउन के चलते जो आपका मई और जून का जो टाइम है, इस टाइम पर मैं आपकी साइंस को पूरा ख़त्म करने के चक्कर में हूँ। इसके बाद में सिर्फ हमको रिवीजन ही करना है। ठीक है, केमिस्ट्री तो मैं आपकी पूरी ख़त्म कर दूंगा। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स भी मेरा प्रयास यही रहे कि फिजिक्स भी मैं आपका जल्दी से समाप्त करवा दूँ। तो बच्चों, आप लोग घर पर रहें, घर से ही पढ़ाई करें। स्टे होम, सेव लाइफ एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।